I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are public facilities, human development report and body mass index। तो इस क्लास में हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में और बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ हैं जो सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोडवेज है, डिफेंस है, रेलवे है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका इस्तेमाल देश की सारी जनता कर सकती है, जो सबके यूज के लिए अवेलेबल है। उसको हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे कि रोडवेज है, सड़कें हैं। अब सड़कें बना दी सरकार ने, उसका इस्तेमाल देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। वो उस पर पैदल चल सकता है, अपनी किसी भी तरह की व्हीकल को चला सकता है। तो रोडवेज क्या है? कलेक्टिव यूज के लिए अवेलेबल है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी बसेस हैं जिसमें हर कोई यात्री बैठ सकता है, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है उसका किराया चुकाने पर। ये भी एक क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी क्या है? कलेक्टिव यूज के लिए अवेलेबल है। इनको भी हम क्या कहेंगे? पब्लिक फैसिलिटी कहेंगे। इसी तरह से देश का डिफेंस सिस्टम है। जो डिफेंस सिस्टम ऑफ कंट्री है वो पूरे देश की सुरक्षा करता है। ये भी एक तरह का पब्लिक फैसिलिटी है, क्योंकि वो सभी की सुरक्षा करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सुविधाएं ना हो तो फिर मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। इन सुविधाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है एक बेटर लाइफ को जीने के लिए। पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा हर चीज को खरीदने के लिए चाहिए, लेकिन पैसा हर चीज को नहीं खरीद सकता। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय द थिंग्स, बट वी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग यूजिंग द मनी। क्या हम पैसे से पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर को खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे आप देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में या विश्व के अलग अलग देशों में कुछ एरियाज में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब उन एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, भले ही उनके पास बहुत सारा पैसा हो, उनकी मटेरियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई हो, लेकिन क्या उनके पास एक बेटर लाइफ है? नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हम दिल्ली को ले सकते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके दिवाली के टाइम पे या उन महीनों में
जब पड़ोसी जो राज्य हैं दिल्ली के, उसमें फसलें काटी जाती है और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको जलाया जाता है, उससे कितना सारा पोल्यूशन दिल्ली में होता है। आप बहुत बार ये न्यूज़ में सुनते हैं, मीडिया में इस पे डिबेट्स होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या पैसे से पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर को खरीदा जा सकता है? नहीं। इसी तरह से प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जो रोग फैलते हैं एक दूसरे से लोगों को, क्या बीमारियों से हम बच सकते हैं पैसा होने पर? नो डाउट हमारे पास पैसा है और जिन बीमारियों का इलाज पॉसिबल है तो उसका ट्रीटमेंट तो करवाया जा सकता है, लेकिन जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं जिन डिजीजेस की, तो क्या पैसे की वजह से उससे हम बच सकते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, किसी को बीमारी लगी तो किसी की भी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से पैसे से हम बीमारियों से सुरक्षा को नहीं खरीद सकते हैं। सो पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं, ये सभी के लिए अवेलेबल होती हैं और सभी के लिए अवेलेबल होनी भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, हर कोई इन सुविधाओं को अपने लेवल पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं है और किसी को ट्रैवल करना है तो क्या करेगा वो? उसके पास अपनी कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, और व्हीकल खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं वो पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? उनके पास तो पैसा नहीं है, तो क्या फिर उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए? पब्लिक फैसिलिटीज के फायदे क्या होते हैं? एक तो पहली बात है, क्योंकि इन चीजों का कलेक्टिव यूज होता है तो इनका जो यूज है ये चीपेस्ट पड़ता है, मतलब इस पे खर्चा कम आता है। और दूसरा फायदा इसका ये है कि ये सुविधाएं सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो रिच है या पुअर है, गरीब है अमीर है, सबके लिए सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। अब चीपेस्ट कैसे पड़ता है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने भी लोग वहां रहते हैं, अगर हर किसी को अपने घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े तो कितना महंगा पड़ेगा? ये मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस सोसाइटी का जो गेट है, एक या दो जो भी गेट्स हैं, उस पर 2 या 3 या 4 सिक्योरिटी गार्ड अगर सब मिलकर रख लेते हैं तो फिर सभी सेफ हैं। उस सोसाइटी के अंदर कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो नहीं जा सकता है। सभी लोग अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। अब मान लीजिए 500 फ्लैट्स हैं, अगर सभी घरों में सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े तो 500 सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे। कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा हर किसी को, और क्या हर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड को अफोर्ड कर पाएगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि उसके लिए महीने का एक बहुत बड़ी सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन 500 परिवार मिलकर, 500 फ्लैट ओनर मिलकर जो है वो 4 या 5 सिक्योरिटी गार्ड को एक अच्छी सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि उनको हर महीने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा उनकी सैलरी देने के लिए। तो इस तरह से कलेक्टिव यूज से चीजें सस्ती हो जाती हैं। इसी तरह जैसे किसी को ट्रैवल करना है, मान लीजिए कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक ट्रैवल करना है, 250 किलोमीटर का सफर है। अब अगर किसी को अपने व्हीकल से ट्रैवल करना है तो फिर वो महंगा पड़ेगा, उसको डीजल पेट्रोल पे काफी खर्चा करना पड़ेगा। गाड़ी भी होनी चाहिए अपने पास, लेकिन क्या हर किसी के पास गाड़ी है? नहीं। तो लेकिन अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं तो एक बस में 50-60 लोग बैठ सकते हैं। तो चंडीगढ़ से दिल्ली तक आने में तेल का कितना खर्चा होगा, पेट्रोल या डीजल का कितना खर्चा आएगा? तो 50 लोगों के हिस्से में वो थोड़ा थोड़ा खर्चा आता है। चीपेस्ट पड़ती हैं ये सर्विसेज। और दूसरी बात यह है कि ये अवेलेबल फॉर ऑल होती हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो,
सभी लोग इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पर्सनल व्हीकल है तो रिच सेक्शन तो उसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पुअर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसी तरह से ये जो पब्लिक फैसिलिटीज जब बढ़ती हैं किसी भी देश के अंदर, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। जैसे अगर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, नंबर्स ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस ये सब बढ़ते हैं, तो उससे वहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ता है। वहां पर जो नेट इनरोलमेंट रेशो है वो बढ़ सकता है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की जो संख्या है इन द एज ग्रुप ऑफ 14-15, उसका नेट जो इनरोलमेंट रेशो बढ़ सकता है। इसी तरह से लिटरेसी रेट भी बढ़ सकता है। एजुकेशनल फैसिलिटीज के अच्छा होने से बीमारियों पर कंट्रोल पाया जा सकता है, तो उससे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कम से कम किया जा सकता है। तो जो दूसरे इंडिकेटर हैं ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करने वाले, उन सब की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है पब्लिक फैसिलिटीज से। जब सार्वजनिक सुविधाएं अवेलेबल होती हैं तो फिर उनका एक अच्छा असर पड़ता है ओवरऑल सबकी लाइफ पर। और सार्वजनिक सुविधाएं जो है ज्यादातर प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी ये सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से होता है कि लोगों की इनकम बढ़ जाए, देश की इनकम बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो क्या उससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं। इनकम के बढ़ने के साथ साथ दूसरी जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों को मिलनी बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षा का स्तर कैसा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज कैसी हैं किसी देश में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का क्या स्टेटस है, सैनिटेशन का क्या कंडीशन है। इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। इसके साथ लोगों के पास जो है जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मिले हुए या नहीं, उनकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन है या नहीं, पॉलिटिकल राइट्स उनके पास हैं या नहीं। इसके साथ ही सोशल एटमॉस्फेयर कैसा है देश के अंदर, समाज में रहने वाले जो लोग हैं एक दूसरे के साथ उनका एक्सेप्टेंस है, डू दे एक्सेप्ट ईच अदर, या उनके बीच में तनाव रहता है। इसी तरह से बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, या और भी डायमेंशन हो सकते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें जो बहुत ही जरूरी फैक्टर्स हैं जिनका बहुत अहम रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट पर, जिनका गहरा असर है, सिर्फ उन्हीं इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया जाता है। HDR जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये हर साल तैयार की जाती है UNDP के द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके द्वारा जो है ये HDR हर साल पब्लिश की जाती है, और इस रिपोर्ट में जो 3 इंडिकेटर हैं उनको ही लिया जाता है। मेन ये 3 इंडिकेटर हैं जिसको शामिल किया जाता है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, और ये इंडिकेटर्स हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। इन 3 इंडिकेटर्स को इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिया जाता है, और इन इंडिकेटर्स के आधार पर ही
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बनाया जाता है। तो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बनता है। जैसे इंडिया का अगर हम प्रेजेंट रैंक देखें तो 130 है। सबसे टॉप में एक कंट्री है नॉर्वे, वो सबसे अच्छी कंडीशन में है, नंबर 1 है पूरे विश्व भर में। अब हम इकोनॉमिक पावर तो यूएसए को मानते हैं, लेकिन वहाँ जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। इंडिया का रैंक भी 189 कंट्रीज की जो लिस्ट है उसमें 130th पोजीशन पे है, हम भी काफ़ी पीछे हैं। लेकिन आपकी बुक में जो एक डाटा दिया हुआ है, जो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से जो डाटा दिया हुआ है, उसमें श्रीलंका भी भारत से आगे है। श्रीलंका का जो HDI रैंक है ये 76 है। तो हर एक इंडिकेटर के हिसाब से श्रीलंका हमसे आगे है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे एजुकेशन हो। इस तरह से एक छोटा सा देश है, हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसका भी ह्यूमन डेवलपमेंट हमसे बेटर है। कारण क्या है? क्योंकि जो और इंडिकेटर्स की हमने बात की पर कैपिटा इनकम के अलावा, उसकी स्थिति श्रीलंका में हमसे बेहतर है। तो इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसी भी देश की एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि वहां पर लोगों का जो जीवन स्तर है वो किस तरह का है, लोग वहां किस तरह का जीवन जीते हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये हर साल छपती है। और कौन पब्लिश करता है इसको? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो रैंक है, प्रेजेंट रैंक है, वो 130 है और ये समय समय पर चेंज होता रहता है। और इसको आप गूगल पर सर्च करके भी चेक कर सकते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। और नंबर 1 में अभी नॉर्वे चल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में हम इसे शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। BMI हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सके। BMI एक तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है। BMI ये बताता है कि कोई व्यक्ति नॉरिस्ट है, अंडर नॉरिस्ट है या ओवरवेट है। तो BMI ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति पोषित है या कुपोषित है या ओवरवेट है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम BMI निकालते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि BMI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो BMI को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो, अपने घर के बाकी सदस्यों का कर सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। तो BMI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उस व्यक्ति का वेट पता करना पड़ेगा किलोग्राम में। किसी व्यक्ति का कितना वजन है केजीज में, वो हमें चाहिए BMI कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा चाहिए हाइट मीटर स्क्वायर। हाइट मीटर स्क्वायर का मतलब है कि हमें उस व्यक्ति की हाइट मापनी है मीटर्स में और फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। तो ये फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे तो आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वजन को तो किलोग्राम में मापना आसान है। अब हाइट को हम मीटर में कैसे मापते हैं? पहली बात तो ये है कि उसको मीटर से ही मापा जाए। और अगर मान लो किसी व्यक्ति की हाइट सेंटीमीटर में मापी गई है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हो? आप जितनी हाइट है सेंटीमीटर्स में उसको 100 से डिवाइड कर देते हो, देन दिस बिकम्स इन मीटर्स। जैसे सपोज किसी व्यक्ति की जो हाइट है वो 175 सेंटीमीटर है, तो मीटर्स में कितनी हो जाएगी? 175 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना बन गया? 1.75 मीटर। तो जब आपने BMI निकालना है तो आपने हाइट किस में लेनी है? मीटर में, मतलब 1.75 मीटर।
तो यहाँ BMI कैलकुलेट करने से पहले आपको हाइट जो मीटर में आपने निकाली है उसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। पहले आप उसका होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे BMI इज इक्वल टू वेट इन kg होल डिवाइडेड बाई हाइट मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू यूज करने से, कैलकुलेट करने से आपके पास जो वैल्यू आती है उसके बेस पे फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि कोई व्यक्ति नॉरिस्ट है, अंडर नॉरिस्ट है या फिर ओवरवेट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट कि ये कैसे किया जाता है। जब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं BMI का, तो जो वैल्यू आती है, अगर वो वैल्यू लेस देन 18 है, अगर 18 से कम है, देन पर्सन इज अंडर नॉरिस्ट, वो व्यक्ति कुपोषित है, उसको अपने पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको अपना वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। सेकंड इज if the BMI is between 18 to 25 that the person is nourished, फिर वो व्यक्ति पोषित है, उसको सही पोषण मिल रहा है। अगर BMI का वैल्यू किसके बीच में है, 18 से 25 के बीच में आता है, तो वो व्यक्ति जो है वो पोषित माना जाता है, यानी उसकी जो हाइट है और वेट है उसका जो रेशो है वो बिल्कुल सही है। और तीसरा है इफ BMI इज ग्रेटर देन 25, अगर BMI का वैल्यू 25 से भी बड़ा आता है, देन द पर्सन इज ओवरवेट। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो क्या है, उसका वजन आवश्यकता से अधिक है, उसको अपना वजन कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ओवरवेट रहना उससे भी स्वास्थ्य खराब होता है, कई तरह की बीमारियां उसको लग सकती है। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको अपना वजन कम करने की आवश्यकता है। यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि BMI जो है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए नहीं निकाला जाता, क्योंकि ग्रोइंग चिल्ड्रन में कई बार वजन जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और कुछ बच्चों में जो हाइट है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए जो BMI है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। इसको हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी व्यक्ति का चेक कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति पोषित है, कुपोषित है या ओवरवेट है। और फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर BMI जो है वो, उसको हम निकालते कैसे हैं। तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको, वेट इन kg होल डिवाइडेड बाई हाइट मीटर स्क्वायर। और इसमें वैल्यूज पूछी जा सकती है कि अगर BMI का वैल्यू 18 से लेस है तो व्यक्ति क्या है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होगा, अंडर नॉरिश्ड होगा। और अगर BMI का वैल्यू 18 से 25 के बीच में है तो व्यक्ति क्या होगा, नॉरिश्ड होगा। और अगर ये वैल्यू मोर देन 25 है तो पर्सन क्या होगा, ही वुड बी ओवरवेट। और ये भी मैंने साथ में बता दिया कि BMI जो है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए आप नहीं निकालते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है और कुछ बच्चों में जो वजन है वो काफी तेजी से बढ़ता है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए ये सही नहीं है BMI कैलकुलेट करना, इसलिए हम ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.